दोस्तों नमस्कार। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्टाफ अभिकरण के कार्य। हम लाइन और स्टाफ एजेंसीज को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि लाइन एजेंसी जो है, जिसको सूत्र अभिकरण भी कहा जाता है, वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, मोर्चे पर जाकर काम करती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार होती है। जबकि जो स्टाफ एजेंसी होती है वो उसको सहयोग देने का कार्य करती है। तो इस चीज़ को समझने के पश्चात आज हम समझेंगे कि स्टाफ अभिकरण आखिर कौन कौन से कार्य करता है। हम बाद में ये भी देखेंगे कि लाइन एजेंसीज या लाइन सूत्र अभिकरण कौन से कार्य करता है, पर पहले ये देख लेते हैं स्टाफ अभिकरण कौन से कार्य करता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य स्टाफ अभिकरण के बताए हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको उसको बताते हुए बताया था कि स्टाफ अभिकरण में कौन कौन से विभाग आएंगे और सूत्र अभिकरण में कौन से विभाग आएंगे, कहीं ना कहीं विद्वानों के बीच इसमें लेकर मतभेद है। और इसी कारण कि स्टाफ के कौन कौन से कार्य होंगे, इसको लेकर भी क्या है, विद्वानों में मतभेद है। किंतु फिर भी कुछ कार्य हैं जो स्टाफ अभिकरण के माने जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। पहला है सूचना संबंधी कार्य। सूचना संबंधी कार्य यानी कि जो स्टाफ अभिकरण है अपने जो सूत्र अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, प्राप्त करवाते हैं, जिनसे क्या है, किसी संगठन की जो प्राथमिक कार्यों को करने में क्या है, सहायता प्राप्त होती है। और क्यों क्यों ये कार्य सूचना प्रेषित कराते हैं, क्योंकि तथ्यों या सूचनाओं की जानकारी के अभाव में क्या है, जो सूत्र अभिकरण कार्य कर रहे होंगे उनको क्या है, निर्णय लेने में क्या है, कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पहला कार्य क्या है, सूचना संबंधी, यानी कि सूचनाएं पहुंचाना कि आखिर उनको क्या कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है और किसके निर्देशन में कार्य करना है। तो ये सारी सूचनाएं क्या है, स्टाफ अभिकरण कहीं ना कहीं सूत्र अभिकरण को पहुंचाते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा कार्य इनका है वह है परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है, जो सूत्र अभिकरण है उनको क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। स्टाफ अभिकरण न केवल तथ्यों व सूचनाओं को क्या है, सूत्र अभिकरण को प्रेषित करता है या पहुंचाता है, वरन उनके प्रयोग एवं निर्णय लेने से संबंधित महत्वपूर्ण परामर्श भी क्या है, सूत्र अभिकरण को देता है। किंतु इस जो ये परामर्श स्टाफ अभिकरण ने दिया है, इस परामर्श को मानना या मानना मानना ये सूत्र अभिकरण का जो ऊपरी विभाग, जिसे मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है, उसका क्या है, कार्य है। वो चाहे तो माने और चाहे न माने स्टाफ अभिकरण के परामर्शों को। उसके पश्चात तीसरा जो कार्य है वो है निरीक्षण संबंधी कार्य, यानी कि सूत्र अभिकरण ने जो कार्य किया है उसका निरीक्षण करना भी कहीं ना कहीं स्टाफ अभिकरण का महत्वपूर्ण कार्य है। उच्च स्तरीय सूत्र अधिकारियों के निर्णय कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश निचले स्तर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इस संबंध में निरीक्षण करना भी क्या है, स्टाफ अभिकरण का दायित्व है। कार्य निष्पादन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करना भी स्टाफ के कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये तीन प्रकार के कार्य क्या है, मुख्यतः स्टाफ अभिकरण के माने जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कार्य बताए हैं, तो अब हम उसको भी देख लेते हैं। तो प्रोफेसर हाइट महोदय के अनुसार चार प्रकार के कार्य क्या है, स्टाफ अभिकरण को करने होते हैं। पहला है प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना, दूसरा है योजना बनाना, तीसरा है परामर्श देना और चौथा है अवलोकन करना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कि किसी संगठन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है या कौन कौन सी समस्याओं का सामना किसी संगठन को करना पड़ रहा है, इन सब का समस्याओं का अध्ययन करने का कार्य किसका है, स्टाफ अभिकरण का होता है। इसके बाद किसी संगठन के लिए
उसके विकास, उसके डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो कार्य भी स्टाफ अभिकरण का होता है। फिर परामर्श देना, ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ किस प्रकार परामर्श देता है सूत्र अभिकरण को। और अवलोकन करना या निर्देशन करना, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हाइट महोदय ने, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से स्टाफ के कौन से कार्य हाइट महोदय ने नहीं बताए हैं या बताए हैं, तो आपको इस प्रकार से भी क्या है, इतनी गहराई से अध्ययन करना होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि हाइट महोदय ने कौन कौन से कार्य बताए। दूसरा है कठिनाई निवारण यानी कि निर्देशन, और तीसरा है समन्वय। तो समन्वय को समझ लीजिए कि जो स्टाफ और सूत्र अभिकरण है उसके मध्य भी समन्वय करना, और जो सूत्र अभिकरण के भिन्न भिन्न स्तर हैं कार्मिकों के, उन स्तरों में भी समन्वय करना, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं स्टाफ अभिकरण का कार्य है। तो इसको आप अंत में इन सभी कार्यों को बढ़ाते हुए भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए बड़े नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि स्टाफ अभिकरण के कार्यों को बताइए, तो आप इन सभी को लिख सकते हैं। उसके पश्चात फिफ्नर महोदय के अनुसार स्टाफ के क्या है, 6 मुख्य कार्य इन्होंने बताए हैं। आइए देखते हैं उन्हें। पहला है मुख्य कार्यपालिका तथा विभागीय अध्यक्षों को परामर्श देना तथा उनसे परामर्श लेना। यानी कि स्टाफ अभिकरण का जो सबसे ऊंचा स्तर है, जो कार्यपालिका, मुख्य कार्यपालिका है वहाँ, तथा विभागीय अध्यक्षों, तो यानी कि मुख्य कार्यपालिका और जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनसे उनको परामर्श देना कि क्या कार्य करना है, किस प्रकार करना है, और उनसे कि कैसा वो चाहते हैं, कौन कौन सी दुविधाएं उनको हो रही है कार्य करने में, तो उन दुविधाओं के संदर्भ में परामर्श लेना भी इसका कार्य है। दूसरा है योजनाओं व मानवीय संपर्कों के द्वारा प्रशासन में समन्वय करना। इसको आप सीधा ये समझिए, समन्वय करना, वो मैं समझा चुका हूँ। तीसरा है खोज व अन्वेषण, यानी कि रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स का काम भी क्या है, स्टाफ अभिकरण का कार्य है। चौथा है अन्य व्यक्तियों व संगठनों के साथ संपर्क कर ज्ञात करना कि वे क्या कर रहे हैं, तो यानी कि निरीक्षण करना, ये इसमें आ जाएगा। पांचवा है विभागों को उनके कार्यों में सहायता देना, तो यानी कि परामर्श करना, मदद को उनकी सीमाओं के अंतर्गत क्रियान्वित करना। तो ये 6 कार्य क्या हैं, फिफ्नर महोदय के अनुसार स्टाफ अभिकरण के हैं। आपको इन कार्यों में से, वैसे मैं सभी को समझा चुका हूं, किंतु कोई कार्य अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और वीडियो अगर समझ में आ चुका है और अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।